कहते ना दोस्तों कि प्यार अंधा होता है, लेकिन प्यार इतना अंधा नहीं होता है कि वह सही और गलत की पहचान ना कर सके। लेकिन हाँ, जैसा वह कर्म करता है उसको वैसा ही और फल मिल जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे ही होने वाला है। एक औरत होती है, अपने चाहतों को पूरा करने के लिए एक ऐसे मुकाम चुनती है जिसकी वजह से उसके पिता और साथ में उसके पूरे परिवार की ज़िंदगी एक तबाह के कगार पर पहुंच जाती है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आती सुनने के बाद हर कोई हैरान और परेशान हो जाता है। आखिर क्या था इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस क्राइम ऐसे कैसे चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट के नाते यह जो वीडियो है यह काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सके। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है ठीक उत्तर प्रदेश, और उसी में ही अब जाना माना धर्मनगरी पड़ता है मथुरा, और उसी में ही अब वृंदावन भी पड़ता है, और ठीक उसी का ही एक भगौरा गांव पड़ता है। उसी गांव के रहने वाले अब राधे श्याम होते हैं, उनकी पत्नी होती है निर्मला, जिनके टोटल 3 ही बच्चे होते हैं। उनकी बड़ी बेटी होती है इधर हेमलता, जिसकी उम्र लगभग अब इधर मात्र 16 साल के आसपास होता है। हेमलता जो होती है अपने पास के स्कूल होता है, अब इस स्कूल में जाकर मौके पर अब पढ़ाई करती है, लेकिन पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा उसका मन भी लगता है, जिसकी वजह से उसके गांव में पढ़ाई की वजह से काफ़ी चर्चे भी होते हैं। और राधे श्याम को लगने लग जाता है कि हमारी जो बेटी है और हमारे घर में जो बच्चे हैं एक दिन हमारा नाम रोशन जो होता है पढ़ाई के बलबूते ही करेंगे, जिसकी वजह से राधे श्याम जो होता है जी तोड़ तरीके से अब मेहनत मजदूरी करना शुरू कर देते हैं और अपनी बेटी की भविष्य के लिए मौके पर लग पड़ जाते हैं। लेकिन हेमलता ठहरी एक सरल स्वभाव की लड़की, हंसमुख स्वभाव की लड़की, जिसकी वजह से उसके बात करने का जो अंदाज़ा होता है काफ़ी लोगों के मन में भा जाता है। और ऐसा ही हाल होता है उसी स्कूल में जिस स्कूल में जाकर अब हेमलता पढ़ाई करते थे। उसी स्कूल के एक शिक्षक होते हैं जिनका नाम होता है सुभाष, जो ठीक इधर उसी इलाके के ही कौथौरा गाँव के रहने वाले होते हैं। उनके पिता होते हैं वीरेंद्र, और वीरेंद्र के टोटल 2 ही बच्चे होते हैं, जिसमें बड़ा बेटा अरविंद होता है और छोटा बेटा यही सुभाष होता है। और अरविंद जो होता पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी खेती गृहस्थी में उलझा होता है, लेकिन इधर सुभाष जो होता है अपने भाई के साथ जो होता है कभी कभी खेती गृहस्थी भी हाथ बटा लिया करता था। लेकिन वह वहीं पास जो जूनियर स्कूल होता है उसी में जाकर मौके पर अब पढ़ाई भी करवाता था, और उस स्कूल में गुरु बनने की वजह से काफ़ी मान सम्मान जो होता है सुभाष को मिलता है। लेकिन उसी स्कूल की इधर शिक्षिका भी होती है हेमलता, लेकिन हेमलता जो होती है अब अपने ही गुरु जी से मुलाकात करने के लिए तौर तरीके वाली व्यवहार भी करती, और सुभाष को यही व्यवहार बड़ा अच्छा लग जाता, क्योंकि आए दिन जो होता है हेमलता की खूबसूरती बढ़ने लग जाता है। अब जिसकी वजह से खुद इधर सुभाष जो होता है बड़ी जल्दी हेमलता के ऊपर लगाव मारते हैं, और हेमलता के ऊपर लगाव मारने के लिए जो होता है अपने हथकंडे अपनाते हैं, और हेमलता से मुलाकात करने के लिए तौर तरीके वाला व्यवहार दिखा, जिसकी वजह से हेमलता का झुकाव बड़ी जल्दी अब जाकर अपने ही गुरु सुभाष की तरफ हो जाता है। भले ही दोनों रिश्ते में गुरु और शिष्य होते हैं, लेकिन व्यवहार तो ऐसे बदलता है जैसे रिश्ते में दोनों की दोस्ती हो चुकी है। लेकिन दोस्ती के जरिए जो होता है धीरे धीरे मुलाकातें अब बढ़ने की कगार पर पहुंच जाता है। इसी बीच आभास भी नहीं पाता सुभाष को कि हमारी लगाव अब जो होता है इधर जाकर हेमलता से हो चुका है। लेकिन बड़ी जल्दी अब सपने भी सुभाष देखना हेमलता के शुरू कर देते, वो सोचने लग जाते कि हेमलता अगर हमारी ज़िंदगी में आ जाए तो हमारी ज़िंदगी जो थी संवर जाएगी। यही सब सोच साल कर सुभाष जो था आए दिन हेमलता के इर्द गिर्द मंडाना शुरू कर देते हैं। हेमलता भी समझ जाती है कि आखिर हमारे गुरु हमारे पीछे क्यों पड़े हैं, जिसकी वजह से बड़े दिन बाद जो होता है हेमलता के मन में अब सुभाष के लिए चाहत जाग जाती है, और इस तरह चाहत जागती है कि दोनों एक दूसरे से मुलाकात करने के लिए अपनी चाहतों का इंतजार करने के लिए समय का तौर तरीके से इंतजार भी करते हैं। लेकिन इसी भी जो होता है अब जब भी हेमलता कॉलेज पहुंचती तो उसी वक्त सुभाष भी रास्ते में खड़े होकर हेमलता का अपने नज़रों से इंतजार भी करता था, लेकिन अपनी जुआ पर अपनी बात रखते हुए सामने हेमलता के पेश ना कर पाता। लेकिन हेमलता जुआन देखकर समझ जाती थी एक दिन होता ही कुछ ऐसा है। दोपहर का जब टाइम होता है तो हेमलता के सामने जो होता है सुभाष तो पहुँचता करने लग जाता कि हम तुमसे क्या बात करना चाहते हैं, लेकिन हेमलता काफ़ी सहेलियों के देख कर कहने लग जाते कि हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन वहीं पर सुभाष कह देता कि शाम के टाइम हम उसी पेड़ के नीचे मिलेंगे जहाँ पर हमारी तुम्हारी पहली देख रेख हुई थी। अब यह बात जब हेमलता सुनती है एक बार कहने लग जाती कभी नहीं हो सकता, लेकिन वहाँ से तो सुभाष चला जाता है। और लेकिन शाम का जब टाइम होता है जाकर एक पेड़ होता है उसी के नीचे खड़ा हो जाता है।
और वहाँ घंटों इंतजार करता है हेमलता, लेकिन हेमलता जब पहुँचती है तो अकेली होती है। अब इस हरकत को देखकर सुभाष समझ जाता है और अपने दिल की हिम्मत को जगाता है। और जगाने के बाद जैसे ही हेमलता पहुँचने के बाद हेमलता कह देती, बताओ हमें बड़ी लेट हो रहा है। सुभाष कह देता है कि हमें कहना है, लेकिन हेमलता कह देती क्या कहना है, जल्दी बतलाओ। दो बात कहता हूँ जुबान बंद हो जाते हैं। हिम्मत पूरी तरह से सुभाष का जवाब दे जाते हैं, लेकिन हेमलता कह जाती है कि हमें पता है कि आखिर आपके दिल में क्या चल रहा है। यह बात जब सुभाष सुनता कहने लग जाता कि जो बात वह तुम भी कहो, लेकिन खुद हेमलता अपनी जुबान से बात खोल देती है। यह बात सुनकर सुभाष की जो खुशियाँ होती चार चाँद लग जाती हैं। और इसी बीच उसी दिन से प्यार पनपता है और दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है, यहाँ तक कि दोनों के बीच प्रेम संबंध चालू हो जाता है। और पहली बार जब इधर अब जाकर हेमलता को एक सुख का एहसास होता है तो उसी दिन हर रोज़ चाहत की इंतजार करने के लिए अब सुभाष के सामने जो होता है पहुँच जाया करती है, अपनी मुलाकातें करना शुरू कर देती है और इस तरह करने लग जाती है। सिलसिला चलते चलते कई सालों का वक्त बीत जाता है और तभी इनके प्रेम अब संबंध के चर्चित पूरे स्कूल में हो जाती है। इसकी खबर जाकर राधे श्याम को लगता है और राधे श्याम जब खबर पाते हैं अपनी बेटे को पाबंदी लगाते, डांट फटकार लगाते हैं और यहाँ तक कि मुलाकातें भी बंद करवा देते हैं। लेकिन जैसे ही एक हफ्ते को बीतता है, बीतने के बाद जो होता है राधे श्याम के ऊपर जो होता है कॉलेज के प्रिंसिपल का दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से अब दोबारा जो होता है इधर हेमलता को स्कूल जाने की इजाज़त मिल जाता है। हेमलता स्कूल जाना शुरू कर देती और दोबारा चोरी छुपे अब सुभाष से मुलाकात होने लग जाता है। लेकिन दोबारा इसकी जो खबर होता है राधे श्याम को लगता है, फैसला लेते हैं और अपनी बेटी का पढ़ाई पूरी तरह से बंद करवा देते हैं। और लेकिन इसी बीच खुद राधे श्याम फैसला लेते हुए अपना पूरी तरह से जुबान पर कहने लग जाती कि हमें अपनी बेटी की शादी करवाना पड़ेगा और नए लड़के की तलाशी करते हैं। बड़ी जल्दी लड़के की तलाशी हो जाती है। इसकी खबर जाकर हेमलता को लगता है, हैरान रह जाती, वह कसमें खा बैठती है कि हमें अगर शादी अब करना है तो सिर्फ अपने ही गुरु सुभाष से करना है। अब इसकी जानकारी अब फूल के द्वारा सुभाष को दी। सुभाष खबर पाता करने लग जाता कि शादी तो हमारी तुम्हारी होके रहेगी, भले ही रिश्ते में काफ़ी लोग अड़ंगा बने। और तभी कुछ महीने का जो वक्त बीतता है और बीतने के बाद साल बीतने का हो जाता है, लेकिन दोनों अपने फैसले पड़े रहते हैं। और तभी ठीक जो होता है 22 जनवरी का जब दिन होता है तो उसी दिन अब रात के ही टाइम में दोनों फैसला लेते हैं और अपने ही पिता से बिन बताए हेमलता निकल जाती, बाहर जाती। वहीं सुभाष खड़ा होता बाइक लेकर, उसी बाइक पर बैठती है और बाइक पर बैठा कर सुभाष हेमलता को दिल्ली रवाना हो जाता है। और दूसरी तरफ शाम के टाइम में खुद राधे श्याम सोचने लग जाती कि हमारी बेटी की हरकतें आज कुछ और दिख रहे हैं। लेकिन सुबह जब होता है तो पता चल जाता कि हरकतें क्या होने वाले हैं और उसकी जानकारी राधे श्याम और उधर जाकर निर्मला को लगता है दोनों समझ जाते हैं। वह तुरंत पहले सबसे पहले स्कूल पहुंचते, पता चलता वहां तो सुभाष नहीं, सारा शंका सुभाष के ऊपर लगा समझते हैं और तुरंत सुभाष के घर पहुंचते हैं और वीरेंद्र से पूछताछ करते हैं। पता चलता सुभाष का भी अता पता घर पर नहीं चल रहा। सारा शंका अब पूरा यकीन में बदल जाता और थाने जाते हैं। पूरा के पूरे मामले वहाँ के इंस्पेक्टर सामने बतलाते हैं और इंस्पेक्टर से कहने लग जाते हैं कि हमें शंका कि हमारी बेटी का जो अपहरण है वह सुभाष ने किया है। और उसी वक्त थाना पर भारी राधे श्याम की बात सुनते हैं। सुनने के बाद सीधा का सीधा जो मुकदमा होता है अब जाकर सुभाष और वीरेंद्र की ही पत्नी और भाइयों के ऊपर दर्ज कर लेते हैं। पुलिस की जो टीम होती है 5 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज करने के बाद सबसे पहले एक टीम लेती है और वीरेंद्र के पास पहुंचती, सुभाष के बारे में पता पूछती है। लेकिन सुभाष जो होते हैं हट्टी होते हैं, वह बतलाने से मना कर देते हैं। बार बार पुलिस पूछताछ करती है लेकिन कुछ सबूत नहीं मिलता है। और पुलिस की जो टीम होती है इधर अब हेमलता और सुभाष की भी तलाशी करना शुरू कर देती है। लेकिन यहाँ हफ्ते का वक्त बीत जाता है और तभी 28 जनवरी का जब वक्त होता है तो वृंदावन थाने के इलाके में एक नाला होता है। उसी नाले में एक डेड बॉडी मिलता है और डेड बॉडी की खबर जो होता है पुलिस थाने को लगती है। और जब लगती वहाँ की टीम पहुँचती है, देखती है उसका दाहिना हाथ तो गायब, डेड बॉडी पूरी तरह से फूला हुआ है, बिगड़ चुका होता है। पुलिस की टीम डेड बॉडी को कब्जे में लेती है, शिनाख्त तो करवाती है लेकिन शिनाख्त नहीं हो पाता है। अब वो उसकी टीम ले जाती है, उसी इलाके के सरकारी अस्पताल के मोर्चरी में रखवा देती है। और इसकी जो खबर होता है वीरेंद्र को पुलिस के द्वारा लग जाता है। अब वीरेंद्र जब पहुंचता है थाने में, पुलिस की टीम को साथ लेता है और जाकर मोर्चरी पहुंचता है और वहीं बॉडी को देखता है दहाड़े मारकर। आप चीख चिल्ला पड़ता है। पुलिस की जो टीम होती है दहाड़े की समझ की बात समझ लेती है। अब पुलिस की टीम जो होता है इधर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम कराकर जाकर वीरेंद्र को सौंप देती। वीरेंद्र ले जाते अपने बेटी की डेड बॉडी मानकर पूरी तरह से दाह संस्कार भी कर देते हैं। और सारा का सारा जो शंका होता है, अब जो जुल्म होता है, जाकर राधे श्याम को मार देते हैं। लेकिन राधे श्याम को यकीन नहीं होता है, उनको भी शंका होने लग जाता है कि अगर बेटा इनका मिल गया तो हमारी बेटी कहाँ जा सकती है। उनको भी लगने लग जाता है इस मामले कोई ना कोई झोल है, जिसकी वजह से एक बड़ा ही पंचायत बिठाते हैं और उस पंचायत में वीरेंद्र को बुलाया जाता है और साथ में उनके अपने भाई और उनके बेटों को बुलाया जाता है। सभी को एक साथ बैठाया जाता है। लेकिन जब राधे श्याम तौर तरह की दहाड़ वाली बात करते हैं तो सुभाष के जो पिता होते हैं वीरेंद्र का चेहरा तो समझ जाते कि बस करो,
सुभाष कहीं ना कहीं तौर तरीके से हेमलता के साथ खुशी में जीवन गुजार रहा है और वही शंका बढ़ता है जिसकी वजह से पुलिस के ऊपर दबाव, पुलिस की जो टीम होती है वीरेंद्र का DNA टेस्ट लेती है और लेने के बाद डेड बॉडी जब मैच करवाती है, मैच नहीं करता, सारा का सारा शंका वीरेंद्र के ऊपर चला जाता है और वीरेंद्र के ऊपर पुलिस की टीम दबाव मारती है। और दूसरी तरफ जो होता है दबाव पड़ने के वीरेंद्र परेशान हो जाते हैं और पुलिस की जो टीम होती है इस केस को सुलझाते लगभग 6 महीने का वक्त निकाल देती है। जून के महीने में मुखबिर के द्वारा पता चल जाता है कि ठीक जो होता है इस समय सुभाष और हेमलता दिल्ली में है और एक टीम जाती है, दोनों को अपने कस्टडी में लेती है, लेकर थाने पहुँच जाती है। और जब थाने पहुंचती है, थाने में वीरेंद्र से भी होते हैं, उनसे जब थाने पूछताछ किया जाता है कि आखिर आपने नाले में मिले हुए अज्ञात डेड बॉडी का शिनाख्त अपने बेटे के रूप में क्यों कर लिया, तो वीरेंद्र भी कहने लग जाते कि साहब क्या करें, हमें पता है कि राधे श्याम जो होते एक दबंग किस्म के आदमी हैं और हमारे ऊपर अपनी बेटी का सारा जो होता शंका लगा कर बैठ गए होते हैं, हमारे ऊपर उनकी दबाव और साथ का आपका दबाव पड़ रहा होता है। जब हमें सूचना मिलता है कि थाने के द्वारा जो होता है एक डेड बॉडी प्राप्त हुआ है तो उसका शिनाख्त करने के लिए हम जो होता है झूठे तरीके से जाकर मोर्चे भी पहुंचते हैं और वहाँ शिनाख्त कर लेते हैं ताकि अब हमारे ऊपर ना पुलिस का दबाव पड़े और ना राधे श्याम का। लेकिन साहब राधे श्याम को तब भी शंका होता है कि हमारा जो बेटा पूरी तरह से खुशीमय तरीके से जीवन कहीं जी रहा, उनकी बेटी भी उन्हीं के साथ है। इसी सब शंका के बीच सारा हमारे ऊपर शंका जताते हैं और साहब सही में हमारा जो बेटा आपके सामने है। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है जब खुद सुभाष है और साथ में वीरेंद्र से सच्चाई पूछते पता चलता है कि वीरेंद्र कि बतलाने के बाद जो होता सुभाष हेमलता को लेकर दिल्ली गया हुआ था और वहाँ तौर तरीके से मिलकर दोनों ने शादी भी कर लिया। और लेकिन पता चलता है पुलिस को ही कि इधर वीरेंद्र की अपनी नई नवेली जो बहू बनने वाली होती है हेमलता तो 3 महीने की प्रेग्नेंट है। पुलिस की जो टीम होती है दोनों को कब्जे में लेती है, ले जाती है, वहाँ के मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देती है। और लेकिन जब मजिस्ट्रेट के सामने पता चलता है कि पूरी तरह से दोनों अब बालिग हो चुके हैं, पुलिस की जो टीम होती है अब इधर जाकर दोनों को वहाँ से छुटकारा देती है और दोनों को अपने जीवन जीने के लिए मंजूरी मिल जाती है। लेकिन वाकई में दोनों पुलिस के सामने यह जान भी नहीं पाते हैं कि आखिर नाले में मिली डेड बॉडी किसकी थी। पूरी तरह से एक रहस्यमय यह बन जाता है। पुलिस की जो टीम होती है उस डेड बॉडी को जांच पड़ताल करने के लिए लगी पड़ी होती है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जो सच्चाई निकल के आता है इसे सुनने के बाद हर किसी का कलेजा भी हिल जाता है कि आखिर इस दुनिया में कैसे कैसे लोग पड़े हैं। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहे आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।